हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी जो फेडरल पॉलिटिक्स है, कहीं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो जाता है, कहीं कॉपरेटिव फेडरलिज्म हो जाता है। उसी पूरी डिबेट का एक बहुत इंटरेस्टिंग, सेंसिटिव, पोलराइजिंग, हाई एनर्जी डिस्कशन इस बात को लेके कि जो फ्यूल है हमारा, मतलब पेट्रोल और डीजल, इस पे टैक्सेस कौन लगाता है, कितना लगाता है और किसके टैक्सेस कम ना करने की वजह से अभी भी जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्टेट्स वर्सेस सेंटर ऑन फ्यूल टैक्सेस। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूज में टॉपिक क्यों बना रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंटर ने अभी स्टेट्स के साथ एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया, और जिसमें कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंटर और स्टेट्स एक लॉगरहेड्स में आ गए हैं कि टैक्सेस हैं या ड्यूटीज हैं, पेट्रोल और डीजल को दोनों में से किसको ज्यादा कम करनी चाहिए, कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हाई फ्यूल प्राइसेस के लिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर का कहना है कि स्टेट्स ने अभी भी जो अपना वैट है या सेल्स टैक्स है उसको कम नहीं किया है, जिसकी वजह से सेंटर ने तो अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया, लेकिन स्टेट्स ने अपने वैट को या सेल्स टैक्स को उतना कम नहीं किया। इसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है हमारे फ्यूल की, पेट्रोल और डीजल की, अभी भी कॉमन कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा बनी हुई है। वहीं स्टेट्स ने अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया कि हमारा जो फिस्कल कुशन है, खासतौर से जीएसटी रोल आउट होने के बाद 2017 के बाद, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने की जो हमारी पावर है अब वो ऑलमोस्ट चली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, चारा नहीं है पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल के ऊपर वैट या टैक्स लगाने के अलावा। क्योंकि जीएसटी से तो जो हमें पैसा मिलेगा वो सिर्फ इस साल जून तक ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि 5 साल पूरे हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा फिक्स्ड पार्ट है या शेयर है जीएसटी का, वही मिलेगा। अगर हम एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने हैं तो हमारे पास फ्यूल टैक्स और अल्कोहल टैक्स के अलावा और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें अभी भी जीएसटी के दायरे में इंक्लूड नहीं है। वेडनेसडे को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कई सारे स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, झारखंड हो, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया, या अगर कम भी किया है तो उतना कम नहीं किया। और उन्होंने सभी स्टेट से अर्ज किया कि आपको एक टीम की तरह काम करना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। और ये जो ग्लोबल क्राइसिस है, खासतौर से रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, कच्चे तेल की जो दाम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, इनको एंड कंज्यूमर्स को क्वेश्चन करने के लिए हम दोनों को ही एक्साइज ड्यूटी सेंटर कम करे, वैट को स्टेट्स कम करें, ताकि जो फाइनल कॉस्टिंग है पेट्रोल और डीजल की एंड कंज्यूमर्स के लिए कम की जा सके। तो जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, ये फ्यूल्स पे सब्सिडी देने की वजह से, पेट्रोल की प्राइसेस कम करने की वजह से ऑलरेडी 1500 से भी ज्यादा करोड़ का लॉस उठा चुका है। वहां पे उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि वेस्ट बंगाल का सेंटर के पास अभी 97,000 करोड़ रुपया बकाया है, सेंटर को सबसे पहले वेस्ट बंगाल को वापस करना चाहिए। सिमिलर लाइंस पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू किया और उन्होंने डिटेल किया कि सेंटर का कितना टैक्स है, स्टेट का कितना टैक्स होता है डिफरेंट फ्यूल्स पे। और उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र का जो सेंटर पे रफली 26,500 करोड़ रुपीस बकाया है, सबसे पहले सेंटर उसको वापस करे। सिमिलरली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना ने 2014 के बाद से फ्यूल प्राइसेस को नहीं बढ़ाया है। और केरला के फाइनेंस मिनिस्टर श्री के.एन. बालागोपाल ने कहा कि जो प्राइस हाइक हुई है फ्यूल की, पेट्रोल हो या डीजल हो, एलपीजी हो, ये सेस और सरचार्ज जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उसकी वजह से ही बढ़ती हुई देखी गई है। और जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगी, क्राइसिस खासतौर से रशिया यूक्रेन का जब फरवरी में लॉन्च होने लगा, तो लगातार हमने देखा कि सेंटर ने सबसे पहले ड्यूटीज जो बढ़ाई गई थी उनको, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज को कम करते हुए नवंबर में
पेट्रोल पे 5 रुपए की कटौती की, डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसको कहा जाता है, उसको 10 रुपए कम किया गया। और उसकी तर्ज पर ही 21 स्टेट्स, जिसमें से 17 जो स्टेट्स हैं वो बीजेपी रूल्ड हैं, इसके अलावा कुछ सारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं, कुछ ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स भी हैं, उन्होंने अपने वैट में भी कटौती की। और जिसमें जो पेट्रोल है उसके ऊपर रफली 1.8 से 10 रुपीज पर लीटर की कटौती की वैट में। सिमिलरली डीजल पे रफली 2 to 7 रुपीज पर लीटर की कटौती देखी गई स्टेट्स की तरफ से वैट में। और एक एस्टिमेट के हिसाब से ये जो वैट में कटौती की स्टेट्स ने, जब सेंटर ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की पेट्रोल और डीजल दोनों पे, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है स्टेट्स को अपने जीडीपी का रफली 0.08% का नुकसान होगा। अब सेंटर ने नवंबर में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की, उसके देखा देख 21 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ने अपने वैट को कम किया, तो उससे जो ओवरऑल कॉस्ट रही पेट्रोल और डीजल की वो कम आती हुई दिखाई दी। लेकिन जब मार्च में इलेक्शन खत्म हुए, खासतौर से फरवरी 22 के बाद से लगातार रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आती हैं। इस वजह से इंटरनेशनली, चाहे इंडिया हो, यूरोप हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, सभी जगह जो रिटेल प्राइस है गैसोलीन की, पेट्रोल की, डीजल की या फॉसिल फ्यूल्स की बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसकी वजह से इंडिया को भी मार्च के बाद से 16 दिन में 14 बार अपनी रेट्स को बढ़ाना पड़ा। तो क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि नवंबर में जो कस्टम्स ड्यूटी कम की और वैट कम किया स्टेट गवर्नमेंट ने, वो जो फायदा मिला कंज्यूमर्स को मार्च के बाद जब 16 दिन में 14 बार प्राइस बढ़ाई गई, तो वो फायदा सारा खत्म हो गया, वो फायदा सारा उड़ गया। दोस्तों, इस चार्ट और इस टेबल से आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट प्राइस ब्रेकअप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आप पेट्रोल और डीजल की सबसे पहले बेस प्राइस देखेंगे। पेट्रोल की बेस प्राइस 56.32, डीजल की 57.94 रुपीज के आसपास। मतलब पेट्रोल और डीजल की बेस प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर आप फ्रेट चार्जेस जोड़ेंगे 0.2 एंड 0.22 का, फिर आप एक्साइज ड्यूटी जोड़ेंगे। पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है 27.90, डीजल पे 21.80, फिर आप डीलर का कमीशन आप जोड़ेंगे, एवरेज 3.86 रुपीज पर लीटर, पेट्रोल पे 2.59 रुपीज पर लीटर डीजल पे, और फिर ये जो टोटल आ गया बेस प्राइस, फ्राइट, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, उसके ऊपर आप वैट लगाएंगे जो कि स्टेट्स लगाती हैं। दिल्ली में पेट्रोल पे जो ये वैट है ये 17.13 रुपीज पर लीटर है, डीजल पे 14.12 रुपीज पर लीटर है, और जो टोटल एवरेज कॉस्ट है दिल्ली में पेट्रोल की सब कुछ जोड़ने के बाद जो आपको और मुझे पड़ती है वो रफली 105.41 रुपीज पेट्रोल की और 96.67 रुपीज डीजल की। ये प्राइसेस हैं अप्रैल 16 की। राइट साइड का जो चार्ट है, चार्ट नंबर 1, इसमें आप देख पाएंगे कि जो सेंट्रल एक्साइज और वैट, जिसको सेल्स टैक्स भी कहा जाता है कुछ स्टेट्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो लगाया जाता है, इसकी क्या सिचुएशन रही। तो अगर आप 2014-15 से कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रेड बार है वो एक्साइज ड्यूटी जो सेंटर कलेक्ट करता है उसको रिप्रेजेंट करती है, और जो लाइट ब्लू बार है ये जो स्टेट्स का वैट है या सेल्स टैक्स है जिसको स्टेट्स कलेक्ट करती हैं, लेवी करती हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। 14-15 में जो सेंटर की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रही वो सिर्फ 99,068 करोड़ रुपीस रही, वहीं स्टेट्स का वैट कहीं ज्यादा 1,37,157 करोड़ रुपीस के आसपास रहा। 15-16 में सेंट्रल एक्साइज आगे निकल गया, स्टेट्स का वैट कम हुआ। 16-17 में सेंट्रल एक्साइज बहुत ज्यादा बढ़ते हुए 2,42,000 करोड़ के आसपास, वहीं 1,66,000 करोड़ के आसपास स्टेट्स का वैट हो गया। 17-18 में रफली सेम नंबर्स। 18-19 में एक्साइज और वैट के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं रहा। एक्साइज हो गया रफली 2.14 लाख करोड़, वैट सेल्स टैक्स हो गया 2.01 लाख करोड़ के आसपास। 19-20 में बहुत डिफरेंस नहीं, लेकिन 2020-2021 में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एक्साइज 3.72 लाख करोड़ और जो स्टेट्स का वैट है वो 2.02 लाख करोड़। अब समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकलिटीज को कि जो भी लेवीज लगाई जाती हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं फ्यूल पे, पेट्रोल हो, डीजल हो, इसका जो पार्ट है इसको रेवेन्यू के तौर पे शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। चाहे एक्साइज ड्यूटी हो या वैट हो, फ्यूल पे जो भी लगाया जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है रेवेन्यू का, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। जैसे नंबर्स देखते हैं,
जो एक्साइज ड्यूटी है फ्यूल पे, इसको अगर आप टोटल देख लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, जो आय है, आमदनी है, उसका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फ्यूल पे 18.4% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, मतलब सिग्निफिकेंट चंक कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली स्टेट्स की अगर आप बात देख लें तो पेट्रोलियम और अल्कोहल के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट्स वैट लगाती हैं, सेल्स टैक्स लगाती हैं, वो स्टेट का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका रफली 25 से 35% तक कंट्रीब्यूट करती हैं। वहीं जो रेवेन्यू रेसीट्स हैं स्टेट्स की, मतलब जो टोटल रेवेन्यू स्टेट्स के पास आता है, उसमें 25 से 29% ऐसा लगता है कि सेंटर का जो ट्रांसफर होता है स्टेट्स को वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, और अपना 45 से 50% जो स्टेट्स का रेवेन्यू रिसीट्स है या आमदनी है वो खुद के टैक्सेस से स्टेट्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे वो स्टाम्प टैक्स हो सकता है या और भी बहुत तरह के स्टेट के जो खुद के टैक्सेस हैं, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, रोड टैक्स, ये सभी स्टेट्स के थ्रू 45 से 50%, सेंटर से रफली 25 से 30%, और जो फ्यूल से है रफली 25 से 35% के आसपास, चाहे वो फ्यूल के ऊपर हो चाहे वो अल्कोहल के ऊपर हो। अब अगर अप्रैल दिसंबर 2021 की बात देखें तो जो टैक्सेस हैं क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल एक्सचेकर है उसमें 3.10 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन, जिसमें 2.63 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी के तौर पे, जिसको कहा जाता है कोर एक्साइज ड्यूटी या बेस एक्साइज ड्यूटी या बेसिक एक्साइज ड्यूटी, और इसके अलावा 11,661 करोड़ सेस लगाया जाता है। सेस कभी भी स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। इस सेम पीरियड में अप्रैल टू दिसंबर 2021 में अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट का जो एक्सचेकर है उसको रफली 2.07 लाख करोड़ मिले हैं, जिसमें से वैट के तौर पे 1.8 लाख करोड़, स्टेट्स को फ्यूल पे टैक्स लगा के रफली 2.07 लाख करोड़ मिले हैं इस सेम अप्रैल दिसंबर 2021 के पीरियड में। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर 2020-21, तो इसमें रिकॉर्ड अर्निंग्स देखी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की भी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को रफली 4.1 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिला है फ्यूल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से, जिसमें 3.73 लाख करोड़ जो कोर एक्साइज ड्यूटी है और 10,676 करोड़ ये हमें मिले हैं सेस के थ्रू। सिमिलरली स्टेट्स ने जो वेट लगाया है उससे स्टेट्स को रफली 2.17 लाख करोड़ की अर्निंग हुई है। ये जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है इसका जो हिस्सा है वो पूरा सेंटर अपने पास नहीं रखता है, उसका जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है एक हिस्सा स्टेट्स को भी दिया जाता है। लेकिन जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है इसके साथ साथ सेंटर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस भी लगाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, इससे जो आमदनी होती है उसको सेंटर स्टेट्स के साथ शेयर करने के लिए बाउंड नहीं है। जैसे 2020-21 में अगर आप देखें तो टोटल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मतलब आप बेस एक्साइज ड्यूटी या बेसिक एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ आप सेस को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो पेट्रोल और डीजल से 2020-21 में कितनी हमें आमदनी हुई? रफली 3.72 लाख करोड़। उसमें से स्टेट्स को कितना मिला होगा इस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में से? रफली 20,000 करोड़ के आसपास। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल से लगाने से मिलती है उसका एक हिस्सा स्टेट्स को भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है, तो उसका फायदा स्टेट्स को नहीं पहुंचेगा। आप इस मैप के थ्रू उन स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां सबसे ज्यादा टैक्सेस हैं पेट्रोल के ऊपर। जितना ज्यादा रेड उतना ज्यादा वहां पे टैक्स। जैसे अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे, आप तेलंगाना को देखेंगे, आप आंध्रा को देखेंगे, तो हो सकता है वहां पे जो टैक्स है वो रफली 65 रुपीज पर लीटर के आसपास देखा जाए। वहीं अगर आप कम टैक्स वाले स्टेट्स ड्यूटीज को देखेंगे तो लद्दाख में कम टैक्स है, ऐसा लगता है हिमाचल में कम टैक्स है, उत्तराखंड में कम टैक्स है, अरुणाचल में कम टैक्स है, हो सकता है मणिपुर, असम में भी रिलेटिवली कम टैक्स देखा जाए। मॉडरेट टैक्स में हो सकता है उत्तर प्रदेश आ जाए, गुजरात आ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्टेट्स क्या टैक्स लगाती हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ओवरऑल कॉस्टिंग के ऊपर। अब रेवेन्यू शेयरिंग थोड़ी समझ ली जाए। जैसे जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस हैं, अभी अगर आप देखेंगे तो जो रिटेल में आपको प्राइस पड़ती है, आप पेट्रोल पंप पे गए, मान लीजिए 100 रुपए पर लीटर मिला या 110 रुपए पर लीटर मिला,
तो उसमें ऐसा लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल टैक्सेस का और स्टेट टैक्सेस का, वो रफली सेंट्रल टैक्सेस 43%, स्टेट टैक्सेस रफली 37%। ये आंकड़ा है दिल्ली का। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग भी हो सकता है, अगर स्टेट्स का जो टैक्सेशन है दिल्ली से कहीं डिफरेंट है। तो मतलब मोटे मोटे तौर पे फॉर एग्जांपल दिल्ली का अगर आप सिनेरियो कंसीडर करें तो उसमें सेंट्रल और स्टेट के जो टैक्सेस हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट दोनों को ही काम करना होगा इन फ्यूल प्राइसेस को कम लाने के लिए। अब अगर आईसीआरए की बात करें तो उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में जब सेंटर ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम किया 5 रुपए पेट्रोल पे, 10 रुपए डीजल पे, उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 92,000 करोड़ रुपीस का शायद नुकसान उठाना पड़ा हो। ये जो फ्यूल और अल्कोहल के ऊपर टैक्सेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं खासतौर से स्टेट्स का, क्योंकि जीएसटी आने के बाद स्टेट्स के पास और कोई तरीका बचा ही नहीं है जो नया टैक्स वो लगा के एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन काफी हद तक स्टेट्स के हाथ में था, जब चाहते थे नया टैक्स लगा सकते थे, टैक्स को बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे, अब वो नहीं कर सकते। तो इस वजह से स्टेट्स को भी लगता है कि क्योंकि पेट्रोल और अल्कोहल या फ्यूल और अल्कोहल या लिकर अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, अभी भी टोटली हमारे कंट्रोल में है, तो हम इस वैट के थ्रू, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फ्यूल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, उसके थ्रू हम अपने टैक्सेस को क्यों ना बढ़ाएं। तो जो स्टेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी रही जीएसटी के रोल आउट होने के बाद, जो कम होती हुई दिखाई देती है, सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर जाती हुई दिखाई देती है, उसकी वजह से भी स्टेट्स अब तैयार नहीं है कि क्यों हम फ्यूल पे और लिकर पे या अल्कोहल पे जो टैक्स है उसको कम करें, एक्साइज ड्यूटी को कम करें, वैट को कम करें, सेल्स टैक्स को कम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो आमदनी है वो कम हो जाएगी। जीएसटी से जो हमें मिलेगा वो तो एक फिक्स्ड नंबर है, प्रोपोर्शन है, जो भी सेंटर के पास जाएगा, उसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस और नहीं है। अब फ्यूल टैक्सेशन की बात करें, कैसे ये वर्क करता है। जैसे जो स्टेट्स हैं जब भी अपना वैट लगाएंगी, सेल्स टैक्स लगाएंगी, तो इसको लगाया जाता है एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब है वॉल्यूम के ऊपर, मतलब जो भी बेस प्राइस है उसमें आप फ्राइट चार्जेस जोड़ लें, फ्रेट चार्जेस में आप एक्साइज ड्यूटी जोड़ लें, उसमें आप डीलर कमीशन जोड़ लें, जो भी नंबर आया अब उसमें जो भी वैट का परसेंटेज होगा इस टोटल कॉस्ट के ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं कि बेस प्राइस के ऊपर लगेगा, नहीं, बेस प्राइस, फ्रेट चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी जो सेंटर लगाता है प्लस डीलर कमीशन, टोटल जो भी कॉस्टिंग आई उस पे अब स्टेट का वैट लगेगा, उस पे अब स्टेट का सेल्स टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब अगर सेंटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं तो बेस प्राइस, फ्रेट चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन का जो सम है ये भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ा तो अगर वैट इसका ही परसेंटेज है तो जो स्टेट गवर्नमेंट का वैट होगा वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब सेंटर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाता है तो स्टेट्स को भी फायदा पहुंचता है। एक्साइज ड्यूटी का जो पोर्शन मिलता है वो भी बढ़ता है और एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाने की वजह से वैट जो आएगा स्टेट का वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे नवंबर 2021 में जब प्राइसेस को कट किया गया, एक्साइज ड्यूटी को कट किया गया, तो सेंटर ने उससे पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल के ऊपर वो रफली 13 रुपीज बढ़ाई, डीजल के ऊपर रफली 16 रुपीज बढ़ाई प्री पैंडेमिक लेवल्स के मुकाबले। और दिल्ली पेट्रोल पे रफली 19.4% के आसपास वैट इंपोज करता है, कर्नाटक 25.9% सेल्स टैक्स इंपोज करता है पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर 14.34% के आसपास कर्नाटक का सेल्स टैक्स देखा गया है। कई सारी जो स्टेट्स हैं वो एड वैलोरम टैक्स को भी इंपोज करती हैं एक फ्लैट टैक्स के अलावा। मतलब एक तो परसेंटेज तो मैं लगाऊंगा ही वैट का, लेकिन एक फिक्स्ड कॉस्ट या टैक्स भी लगाऊंगा पर लीटर पे। जैसे आंध्रा का जो रूल है वो सजेस्ट करता है कि हम 4 रुपए पर लीटर वैट और 1 रुपए पर लीटर रोड डेवलपमेंट सेस ऑटो फ्यूल्स पे वसूलेंगे, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। यह होगा इन एडिशन टू अतिरिक्त जो 31% हमने वैट लगाया है पेट्रोल पे और 22.5% हमने वैट लगाया है डीजल पे, उसके अलावा उसके एडिशन में। कई सारी जो स्टेट्स हैं वो सेल्स टैक्स लगाती हैं एक फिक्स्ड फ्लोर रुपी की टर्म्स में कि इससे कम हम नहीं मानेंगे, चाहे हमारा बेस प्राइस कम हो जाए, एक्साइज ड्यूटी कम हो जाए, लेकिन अगर हमारा इससे कम हुआ तो हम जो ज्यादा होगा उसको वसूलेंगे। जैसे यूपी है,
यूपी का जो रूल है, यूपी का सजेशन है कि या तो जो हमारा वैट है वो 19.36% होगा या 14.85 रुपीज पर लीटर होगा पेट्रोल के। अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको हम वसूलेंगे। मान लीजिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो गई, बेस प्राइस कम हो गई, एक्साइज ड्यूटी कम हो गई, तो हो सकता है 19.36% अगर आप उसका टोटल निकालें तो हो सकता है 14.85 रुपीज से कम आ जाए। मान लीजिए 11 रुपए आया तो आप कहेंगे 11 रुपए हम नहीं लेंगे, हम हायर ऑफ द टू, दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो यूपी 14.85 रुपीज पर लीटर ही वसूलेंगे पर लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स भी हैं। स्टेट के वेट कलेक्शन हमको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ती हैं, एक्साइज ड्यूटी जब बढ़ती हैं, एक्साइज ड्यूटीज में स्टेट का भी शेयर बढ़ता है, अपना जो एड वैलोरम वेट लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। ये जो कट मिलता है स्टेट्स को सेंटर के एक्साइज ड्यूटी में, ये सिर्फ बेसिक एक्साइज ड्यूटी से ही मिलता है। लेकिन स्टेट्स का यह कहना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का बजट है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है जिसका हिस्सा स्टेट्स को भी दिया जाता है, उसको पेट्रोल को 1.6% कम कर दिया है और 3 रुपए उनको डीजल पे कम कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस AIDC इंट्रोड्यूस किया है, 2.5 रुपए पेट्रोल पे, 4 रुपए डीजल पे, मतलब बेसिक एक्साइज ड्यूटी को तो कम कर दिया, एक नया सेस इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी जो नया सेस इंट्रोड्यूस किया है इससे जो आमदनी होगी स्टेट्स को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे कम कर दी है उससे जो कम आमदनी होगी उसी से स्टेट्स को दिया जाएगा। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी से नहीं दिया जाएगा, किसी भी सेस से नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बेसिक एक्साइज ड्यूटी से ही दिया जाएगा। तो स्टेट्स का यह भी क्रिटिसिज्म है कि इस बार के बजट में आपने बेसिक एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दी जिससे हमको भी हिस्सा मिलता था, लेकिन आपने नया सेस इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब आपकी आमदनी तो बढ़ गई लेकिन हमको जो हिस्सा मिलता था उसमें कहीं ना कहीं कटौती देखी जाएगी। तो फिर हम अपना वैट या सेल्स टैक्स कम कैसे कर पाएंगे? इससे तो हमारा भी रेवेन्यू नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग इक्वेशन कि जो शेयरेबल पूल है ये सिर्फ बेसिक एक्साइज ड्यूटी पे ही वर्क करता है, सेस पे वर्क नहीं करता, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पे वर्क नहीं करता। अब अगर हम टैक्स रेवेन्यूज और प्राइस ट्रेंड्स की कुछ बात कर लें, कुछ नंबर्स देख लें, कुछ डेटा देख लें, तो सेंटर का जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन है 2014-15 से कंपेयर करें 2016-17 तो क्लियरली एक अपवर्ड ट्रेंड हमें दिखाई देता है। उसके बाद 17-18, 18-19 के बाद ऑलमोस्ट मॉडरेट होता है, लेकिन 19-20 में फिर से हमें पिकअप दिखाई देता है। 2020 में फिर पेंडेमिक हिट करता है, स्टेबलाइज या नेगेटिव टेरिटरी में जाता दिखाई देता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जब भी गवर्नमेंट 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी का बढ़ाते हैं तो उससे ओवरऑल 13 to 14,000 करोड़ की सालाना एनुअल इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। अब ये हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी करेगी, ग्लोबल प्राइसेस क्या रही, कंजम्पशन लेवल्स क्या रहे। इसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, मान लीजिए भारत पेट्रोलियम हो गए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गए, ऑयल इंडिया एटसेट्रा हो गए, ये भी रूल तो ये है कि हर दिन इनको अपनी प्राइस को चेंज करना चाहिए पिछले 15 दिन का जो रोलिंग एवरेज है बेंचमार्क प्राइसेस का, उसको कंसीडर करते हुए। लेकिन बहुत बार होता है कि ताकि कंज्यूमर्स को ज्यादा प्राइस ना फेस करनी पड़े, गवर्नमेंट का हो सकता है इंस्ट्रक्शन हो, अनसेट इंस्ट्रक्शन हो, और ऐसा भी देखा गया कि नवंबर के बाद ऑलमोस्ट मार्च एंड तक इन कंपनीज ने कोई प्राइस नहीं बढ़ाया। इस वजह से ओएमसीज भी कई बार नुकसान में चली जाती हैं। और जो ऑयल बॉन्ड्स का हमने लेक्चर रिलीज किया है, जिसका आप लिंक इस लेक्चर के एंड में देख पाएंगे, उससे आप और समझ पाएंगे कि फ्यूल का जो टैक्सेशन है, ये टैक्स स्ट्रक्चर तो एक पार्ट है ही है। इसके अलावा जब फ्यूल प्राइस बढ़ना को शुरू हो जाती है तो गवर्नमेंट कई बार उनको क्वेश्चन करने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयल बॉन्ड्स भी इश्यू करती हैं, जो कई साल बाद जो उस वक्त की गवर्नमेंट होती है उसको वापस चुकाना पड़ता है। उसके लिए भी कई बार गवर्नमेंट को एडिशनल टैक्सेस लेवी करनी पड़ते हैं ताकि उस ऑयल बॉन्ड को रिपे किया जा सके। तो दोस्तों, ये एक लेक्चर रहा कि फ्यूल टैक्सेस हो चाहे लिकर टैक्सेस हो, किस तरीके से इंटरप्ले करते हैं ओवरऑल कॉस्टिंग में, क्यों सेंटर के अपने कंपल्शंस हैं, स्टेट के अपने कंपल्शन हैं, बट जैसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि दोनों को एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत एक्ट करते हुए
कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करे, अपनी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को घटा के, कुछ स्टेट्स भी कुशन करने की कोशिश करें अपने वैट और सेल्स टैक्स को कम करके, ताकि एंड कंज्यूमर्स को राहत मिल सके, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को राहत मिल सके। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगी, सब चीजें महंगी होती चली जाएंगी, सबकी लाइफ में नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। लेकिन यह भी सच है कि अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम होती है, वैट कम होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू कम होने की वजह से बाकी सेक्टर्स में हो सकता है गवर्नमेंट उतना स्पेंड ना कर पाए, हो सकता है एजुकेशन में स्पेंड ना कर पाए, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट ना कर पाए। इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन देख रहे हैं, बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसमें इतना मेजर इन्वेस्टमेंट होगा अगले कुछ साल में। इन सब के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, वो फिर कहां से आएगा। सिमिलरली स्टेट्स का भी अपना पॉइंट है कि अब जीएसटी हमारे हाथ से जाने के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो हम चाह के भी ना ही तो वैट को कम कर पाएंगे, ना ही सेल्स टैक्स को बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे हमारे रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। रेवेन्यूज कम होंगे तो हम हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, विमेन वेलफेयर पे, चाइल्ड वेलफेयर पे, इन सारी सोशल सेक्टर स्कीम्स पे हम कहां से खर्च करने के लिए पैसा ला पाएंगे। बट मुझे लगता है एक मैच्योर डेमोक्रेसी की एक हेल्दी डिबेट है, डिस्कशन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंटरेस्टिंग डायलॉग है जो हमेशा बना रहना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।